गुड मॉर्निंग साथियों। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बिहार एसएससी का सेट 3। लगातार सेट आपके पास जा रहा है। ये बिहार एसएससी का सेट तीसरा सेट है। और जो भी एग्ज़ाम हुआ है, बिहार बीपीएससी की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, डायरेक्ट सेट से मैंने दोनों के एग्ज़ाम का सेट कराया था। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, मैं उसी तरह से फिर बिहार एसएससी के लिए सेट लेकर के आया हूँ। बिहार एसएससी पे प्रहार करने के लिए आप भी मेरे साथ जुड़े, मिल करके बिहार एसएससी में जो प्रश्न आएंगे उनका सॉल्व करेंगे, डील करेंगे और अच्छा आप मार्क्स लाएंगे। बिल्कुल घबराए नहीं, एग्ज़ाम करीब है। सीरियस मोड में हो जाइए। बिहार एसएससी का सेट हम लगातार आपको दे रहे हैं साइंस का। एक बार देखिए, ज़रूर देखिए। 30 क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ा के देखिएगा, कम समय में आ जाएगा। लेकिन 30 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन प्रश्न के अंदर एक्सप्लेनेशन जब होती है तो आपको और भी क्वेश्चन बनने का संभावना बना रहता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आते हैं सेट पे, सेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए ज्ञानघर से बने रहिए। जिन साथी अगर आप के मित्र तक ज्ञानघर का चैनल नहीं पहुंचा है तो वहां तक लिंक शेयर कर दीजिए। ज्ञानघर को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्ञानघर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। चतुर्थ परमाणु का मतलब कि एग्जिस्ट ही करेगा। एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? एग्जिस्ट ही फॉर्म ये करेगा, 4 तत्व मिलकर के बनेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेड फॉर्म उसको हम लोग कहते हैं P4। क्या कहते हैं? पी फॉस्फोरस जो होता है इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सल्फर की बात करेंगे तो एसेट। ठीक है, फॉस्फोरस जब भी रहता है तो ये अगर एग्जिस्टिंग फॉर्म दे पूछा जाए इससे, तो फॉस्फोरस 4 एटम से मिलकर के एग्जिस्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। इस तरह से अटैच होता है, ये इस तरह से, और ये ऐसे और ये ऐसे। मतलब ये फास्फोरस 3 बॉन्ड, ये भी, यानी प्रत्येक फास्फोरस 3 आबंध से जुड़े होते हैं। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ P4, यानी फास्फोरस जो एग्जिस्ट करता है चतुर्थ में। और सल्फर की बात करेगा तो अष्ट में, 8 में। ठीक है, चलिए अष्ट पूछेगा तो आप फास्फोरस बताइएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन का 2 फॉर्म है, डायटोमिक भी है और ट्राई एटोमिक भी है। ट्राई एटोमिक को बोलते हैं हम लोग ओजोन, और ये डायटोमिक है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है डायटोमिक। मोनो एटोमिक जो है आपके पास, यानी एक ही तत्व से एग्जिस्टमेंट करता है, वो आपका है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सब आपके जो है मोनो एटोमिक है, मतलब एक ही तत्व अकेले ही एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आंसर क्लियर हो गया होगा आपका। फास्फोरस जो है चतुर्थ प्राणी है, P4 है। ठीक है, फास्फोरस के बारे में मुख्य बातें याद रखिएगा कि फास्फोरस का जो है परमाणु संख्या 15 होता है। परमाणु भार की बात करें तो 31 होता है। ये P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक है। इसकी बात करें, ये है एक नॉन मेटल, अधातु है। क्या ये अधातु है? दूसरी बात अगर हम इसको करें तो ये थर्ड पीरियड का जो है तीसरा आवर्त का है, पीरियड इसका तीसरा है। ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप तो ये 15वां ग्रुप का है, समूह का है। ठीक है, चलिए ये मुख्य बात याद रखिएगा। इसके जो होते 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप सेम एलिमेंट की बात किया जाता है, सेम एलिमेंट्स में बात किया जाता है तो 3 आइसोटोप्स होता है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्राउन या येलो फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है मैच स्टिक में, माचिस के तिल्ली में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये फॉस्फोरस से संबंधित जो भी बात प्रश्न बनने वाली थी मैं आपको बता दिया हूं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, क्या है देखिए, कह रहा है क्या डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक शुरू होता पीरियड 3 से लेकर के 12 तक। 3 से लेकर के 12 तक ये डी ब्लॉक का स्टार्टिंग है। डी ब्लॉक को हम लोग, डी ब्लॉक में रहने वाले तत्व को ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रांजिशन। किसको कहते हैं? ट्रांजिशन का मतलब होता है हेवी मेटल। हेवी मेटल, डी में रहने वाले को हम लोग ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं, हेवी मेटल। इसमें मैक्सिमम रहने वाला धातु है। मैक्सिमम रहने वाला कौन है? धातु। इसी में रेडियो एक्टिव भी आता है। एक का नाम है लेंथेनॉइड और एक का नाम है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक का नाम है एक्टिनॉइड, राइट। लेंथेनॉइड जो शुरू होता है 58 से लेकर के 71 तक। कुल बात करेंगे तो कुल 14 तत्व है इसमें। और एक्टिनॉइड की बात करेंगे, एक्टिनॉइड की बात करेंगे तो एक्टिनॉइड शुरू होता है 90 से लेकर के 103 तक। इसमें भी जो कुल तत्व होते हैं 14। टोटल तत्व की बात करें तो टोटल तत्व हमारे पास 118 है, जिसमें से 92 मेटल है, बकिया नॉन मेटल है। ठीक है, बकिया नॉन मेटल है। और मेटोलॉइड इसमें कंडीशन है, मैंने 5 मेटोलॉइड्स भी है, 5 मेटोलॉइड्स भी है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, दूसरे से 13, यानी 3 से लेकर के 12। दूसरे से कहने का मतलब ये कि सेकेंड पीरियड, यानी पीरियड इसका शुरू स्टार्टिंग होगा 3 से। कितना शुरू होगा? 3 से।
3D से शुरू होगा, S 1 से शुरू होता है, P 2 से शुरू होगा, P जो होगा 2 से शुरू होगा, D 3 से होता है, और F जो है 4 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। हम लोग जो भी संभावित है प्रश्न बनने की, मैं वो सब पॉइंट को चिन्हित करते और चर्चा करते हुए चलता हूं, इसलिए आप सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। चलिए, तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है, तो तत्व आपके पास कौन कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन। तो सबसे पहले सबसे बड़ा परमाणु का मतलब क्या हुआ? यानी एटॉमिक साइज की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, साइज किसका बड़ा होगा? तो आप याद रखिएगा, एक पॉइंट यहां लिख लीजिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, 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 ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर जो होता है साइज घटता है। साइज क्या होता है? घटता है, दिस इज सिंबल ऑफ घटना, घटता है। ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये बढ़ता है। ठीक है, रेडियस की बात करेंगे, आयनिक रेडियस, त्रिज्या की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, मतलब आयनिक रेडियस की बात, सॉरी एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें, तो ये सब बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। अब वहीं से बात कर ले हम लोग टॉप टू बॉटम, क्या करें? टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आने पर, 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 ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या होगा? ऊपर से जब नीचे आएगा तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम या रेडियस ये सब बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। तो अब हमारे पास बात करिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एक ही तत्व का, एक ही आवर्त का है, आवर्त एक ही है। ठीक, आवर्त कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो एलिमेंट दिया हुआ है इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। आपके पास है लिथियम, आपके पास है ऑक्सीजन, आपके पास है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता 3, इसका एटॉमिक नंबर होता 8, इसका एटॉमिक नंबर होता 9। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं 1s2 2s1, लिथियम का यानी 2 और 1 3 हो गया, इसका है 8। शुरू करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, इतना आपको आती होगी, नहीं आगी तो हम जो है विस्तार से बताएंगे, आपको टेंशन मत लीजिएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताते चलूंगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, एस में मैक्सिमम रखता है तो 2, पी में मैक्सिमम रखता है तो 4, एस स्टार्ट होता है 1 से, पी स्टार्ट होता है 2 से, अगर डी की बात करेंगे तो डी स्टार्ट होता है 3 से। ठीक है, चलिए इसकी बात यहाँ 9 है, 1s2 2s2 2p5। अब देखिए लास्ट जो कंप्लीट हो रहा है, लास्ट जो कंप्लीट हो रहा है एस में, इसका कोफिशिएंट है 2, लास्ट कंप्लीट हो रहा है पी में जाकर के, इसका कोफिशिएंट है 2, लास्ट इसमें भी कंप्लीट हो रहा है पी में जाकर के, इसका कोफिशिएंट है 2, यानी सबका कोफिशिएंट 2 है। जहां लास्ट कंप्लीट हुआ है 2 ही बताता है हमारा पीरियड, क्या बताता है? जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है और वहीं जाकर के कहानी बंद हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? उसका कोफिशिएंट, यानी जिसमें एंट्री मारा है उसका कोफिशिएंट हमारा ऑलवेज देगा पीरियड। क्या देगा? ऑलवेज पीरियड, यानी सब सेकेंड पीरियड का है। और सेकेंड पीरियड होने का ना, यानी हमारा है लिथियम, लिथियम के बाद आएगा कौन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन। क्योंकि आवर्त सारणी में एलिमेंट को सजाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, किस आधार पे? एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया है। तो 3 है, ये 8 है, ये 9 है, तो इसका मतलब ऐसी होगा। हमने अभी बताया ये लेफ्ट से क्या हो रहा है? राइट साइड जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट साइड में जाने में साइज क्या होता है? घटता है। इसका मतलब सबसे बड़ा किसका साइज होगा? लिथियम का। सबसे छोटा किसका? फ्लोरीन का। तो हमारा साइज सबसे बड़ा पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम। लिथियम इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। जो जो संभावित है प्रश्न बनने की, मैं वो सारी चीजों को चर्चा करते चलता हूं। देखिए आइए अगला प्रश्न पे। अपने बढ़ते आधातु गुण के क्रम में निम्नलिखित तत्वों को व्यवस्थित करें। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर अभी हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मक, वो बढ़ता है। साइज क्या होता है? एक साथ लीजिए, साइज घटता है। साइज की बात करें, रेडियस की बात करें यानी त्रिज्या की बात करें, या आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, ये सब घटता है। ठीक है, चलिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ये बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है? लेफ्ट टू राइट, आओ इसके बाद क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये बढ़ता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो अब सजा लीजिए आप। देखिए हमारे पास कौन है? लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता 3, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता 8,
कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। हमने क्या होता है आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट को सजाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारा लिथियम आएगा, लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आएगा? कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा। हमारा सबसे यानी जो हमारा अरेंजमेंट करता है लेफ्ट टू राइट, हम लोग अरेंज करते हैं एलिमेंट को, अरेंज जो करते हैं किस आधार पे? लेफ्ट से राइट के आधार पे। तो यहाँ 3 से लेकर के क्या हो गया? ये 9 हो गया। अब बताइए हमने क्या बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता? अधात्विक गुण बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। अधात्विक गुण सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो धात्विक गुण किसका होगा? लिथियम का होगा। तो हमारा ऑर्डर देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन इसमें है। उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा बिल्कुल। उसके बाद किसका? कार्बन का। उसके बाद बेरिलियम का। उसके बाद लिथियम का। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर आपका, 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये ऑर्डर बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है, माइंड में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेगी आपका पोटेशियम। कौन करेगी? पोटेशियम। KOH बना लेगा। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? KOH। इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम कॉस्टिक पोटास, इसको बोले हम लोग। क्या बोले? कॉस्टिक पोटास। KOH को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटास बोलते हैं। पोटेशियम के बारे में अगर बात करें, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता? अत्यधिक क्रियाशील होता। अत्यधिक क्या होता? क्रियाशील होता। अत्यधिक क्रियाशील होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता? पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर होता 19 होता है। एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो 40 होता है। कितना होता? एटॉमिक मास 40 होता है। और ये जो है एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक में रहने वाला है। और ये जो पोटेशियम जो है ये अल्कली है, पानी में घुल जाता है। अल्कली धातु, अल्कली धातु है, पानी में जो घुलता है उसी को हम लोग अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। आए बात समझ में? इसको ले लीजिएगा आप। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपके पास, कोहरा, बादल, कुहासा के उदाहरण है। यानी कोहरा, बादल, कुहासा जो है ये सब एग्जाम्पल है किसका? एरोसोल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का एग्जाम्पल है। एरोसोल का एग्जाम्पल है। लिक्विड कंडेंस रहता है गैसियस फॉर्म में, उसी को हम लोग कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या? अनबुझे को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्विकलाइम। क्या कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं। तो क्विकलाइम आपका आंसर आ गया होगा। क्विकलाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? CaO। CaO इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में याद रखिएगा, जब बूझा चूना को, अनबुझा चूना को, कैल्शियम ऑक्साइड को जब क्लोरीन गैस से पास कराया जाता है तो बन जाता है ये CaOCl2। इसको कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए आए बात समझ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl कब बनता है? जब अनबुझे चूने से क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है तब CaOCl2 बनता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाय नेचर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो ये जो होता है नेग्लिजिबल होता है। इसका मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। क्या किसने की? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया है, तो आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे किससे? तो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिवली चार्ज होने के कारण इसको हम लोग कैथोड कैनाल भी कहते हैं। कैथोड रे के भी नाम से जानते हैं। नेगेटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आंसर हो गया आपका। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है प्रश्न? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जंग लगना। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे रस्टिंग।
एक मुख्य बात है इसके लिए, अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब लोहे पे जंग लगती है तो उसकी भार घटेगी बढ़ेगी या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, तो आप याद रखिएगा कि लोहे पे जंग लगने से क्या होता है, भार जो होता है भार वो बढ़ता है। क्या होता है, भार बढ़ता, इंक्रीज कर जाता है। दूसरी बात, हाँ, भार वजन तो बढ़ जाती है लेकिन इसकी जो मजबूती स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। अगर अगर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर किसी धातु पे जंग से बचाने के लिए, धातु पे जंग से बचाने के लिए जब उस पे जिंक का लेप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लेप दिया जाता है, लेप, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जब किसी धातु पे जिंक का लेप चढ़ाया तो उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये आंसर आपका हो जाएगा जंग लगना। करेक्ट आंसर, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रस्टिंग कहते हैं, और रस्टिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं, जंग लगना। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। लीजिए प्रश्न क्या आपका, डैश को समुद्र जल की वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसको समुद्र जल के वाष्पन से द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये नमक को, किसको, नमक को, NaCl। समुद्र जल में जो मिनरल के रूप में होता है, मिनरल खनिज के रूप में मैग्नीशियम उच्च होता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है। NaCl के बारे में हम चर्चा करते थे, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक के नाम से जानते हैं, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम इसकी बात करेंगे, दूसरी चर्चा करेंगे, तो इसी को हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं NaCl को। ठीक है, हर घर में मिल जाएगा आपको, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट। अगर जनरली नमक की बात किया गया है तो NaCl ही कहेंगे, कॉमन सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं, बात करते हैं। प्रश्न क्या है, करक्यूमिन, ये करक्यूमिक नहीं होगा कि ये करक्यूमिन है, करक्यूमिन। ये एंटीबॉडी और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है हल्दी में, जो होता है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, उसी में ये पाया जाता है। और इसी का करक्यूमिन जो है ये बोटनिकल वनस्पति नेम है, वनस्पति नेम है, वनस्पति नेम है किसका, वनस्पति नाम है किसका, हल्दी का। करक्यूमिन, करक्यूमिन जो है वनस्पति नेम है किसका, हल्दी का। ये याद रखिएगा, करक्यूमिन क्या है, वनस्पतिक नेम है किसका, वनस्पतिक नेम है, नाम है इसका हल्दी का। और कॉनक्यूमिन यानी एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें या एंटीबायोटिक्स की बात करें जो हम, ठीक है, तो ये जो हमारे हल्दी में प्राकृतिक रूप से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसी को अलग करना कहलाता है क्यूनिक। ठीक है, चलिए हल्दी से और हल्दी का बॉटनिकल वनस्पतिक नेम क्या हो गया, वास्पति यानी क्या कहते हैं, वनस्पतिक नेम या बॉटनिकल नेम कहिए आप, बॉटनिकल का नेम कहिए या वनस्पतिक नेम, इसका नाम है करक्यूमिन। क्या नाम है, करक्यूमिन। यहाँ करेक्शन कर दीजिएगा, करक्यूमिन इज द, यानी किक इक नहीं है, का नहीं है, ना है वहां पे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होता है, पारिस्थितिक इकोसिस्टम जहां पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों के बीच का संबंध बताया जाता है। ठीक है, बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। उसमें जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम लोग कहते हैं प्राथमिक। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे पास जो है प्लांट है, पौधा है। कौन है, पौधा है, प्लांट्स है। ये याद रखिएगा, पौधा प्राइमरी प्रोड्यूसर। एक बात, मुख्य बात याद रखिएगा कि ये जब इकोसिस्टम में सूर्य से कितना प्रतिशत ऊर्जा लेती है, ये 1%। पौधा जो होता है भोजन ग्रहण करते समय सूर्य से प्रकाश यानी ऊर्जा के रूप में कितना प्रतिशत लेती है, 1% लेती है। और जब प्लांट को आप खा लेंगे, आप जब प्लांट को खाएंगे तो प्लांट में जितना ऊर्जा होगा उसका कितना प्रतिशत आप में जाएगा, तो इसका 10% आप में जाएगा। यानी जितना इसमें ऊर्जा उपस्थित होगा उस ऊर्जा का मात्र 10% ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाएगा, फ्लो करेगा। यानी अगर किसी को, हमें अगर कोई खाएगा तो मुझ में जितना ऊर्जा होगा उसका 10% उसमें जाएगा, उसको अगर खाएगा तो उसमें जो ऊर्जा होगा उसका 10% जाएगा। ठीक है, चलिए आए बात समझ में। और हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लिया जाएगा अगर प्लांट में मान लेते हैं 100 जूल है, अब इसको हम टेक किए, ठीक है, ह्यूमन लिया इसको, तो ह्यूमन में कितना था, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% जो हो जाएगा हमारा 10% है ना, तो कितना हो जाएगा 100 का 10% यानी 10 हो गया। यानी 10 जूल, प्लांट में 100 जूल है तो हमें कितना आया 10 जूल। अगर हमें कोई खाएगा तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10%, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी अगला जो हमें जो खाएगा उसमें जो है कितना पर दे जाएगा,
1% उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो ये पादप है। कौन है, पादप इज द करेक्ट आंसर। मतलब जीवाणु बैक्टीरिया भी है लेकिन कम है, ज्यादा मात्रा में जो है मूलभूत इकाई में आपका कौन है, पादप है, प्लांट्स है। पादप को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः निषेचन जो होता है ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हम लोग डिम वाहिनी कहते हैं। डिम वाहिनी कहते हैं, डिम वाहिनी। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी फर्टिलाइजर यानी ओवम और स्पर्म जो फ्यूज करता है, मिलता है, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। और ये मिलने का प्रक्रिया कहाँ होता है, डिम वाहिनी फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला प्रश्न आइए, क्या प्रश्न कह रहा है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर होता है कैडमियम। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, कैडमियम की कमी से एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है इटाई। क्या होता है, इटाई। अगर आपसे पूछा जाए कि इटाई जो बीमारी है किसके वजह से होती है, किसकी कमी से, तो कैडमियम की कमी से। और इसी का प्रयोग किया जाता है जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा। ठीक है, कैडमियम का प्रतीक क्या होता है, सिंबल CD द सिंबल ऑफ कैडमियम। चलिए अगला प्रश्न आइए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम जो जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग कौन है, शुतुरमुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंडा किस प्राणी में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा अंडा लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका किस प्राणी में पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग की अंडा में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग की अंडा में पाया जाता है। और अगर सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की एक सेल में, और सबसे लंबी तो ये नर्व कोशिका न्यूरॉन में पाया जाता है, यानी नर्व सेल है, तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच क्या होगा बताइए। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, 7.4 इज द करेक्ट आंसर। मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितना, 7.4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है, बीटी बीज का संबंध है। देखिए बीटी बीज जो है ये इसका संबंध कपास से है। किससे, कपास से। बीटी बीज का संबंध किससे है, कपास से है। कपास से द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आइए, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ये तो दालचीनी। और दालचीनी जो होता है, इसमें जो होता है खास करके एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से इम्यून स्ट्रांग होता है, ये इम्यून बूस्टर के रूप में भी काम करता है दालचीनी। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा, दालचीनी। जहां जरूरत क्वेश्चन बनने का है तो उसका जो है मैं आपसे बताते चलूंगा। चलिए प्रश्न क्या है, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षक अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर होता है, ये 4 से 6 होता है। क्या होता है, 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। यानी 4 मिलीग्राम 1 लीटर या 6 मिलीग्राम 1 लीटर घुले हुए ऑक्सीजन में मात्रा होती है। ये याद रखिएगा, ये ऑर्डर बनेगा। ठीक है, ये ऑर्डर बनेगा 4 से 6 मिलीग्राम। 4 से 6 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। देखिए रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। अस्कंदन का मतलब क्लोटिंग, अस्कंदन का मतलब क्लोटिंग करने वाला। तो जो हमारे पास क्लोटिंग करने वाला जो विटामिन है, उस विटामिन को क्या बोलते हैं हम लोग, विटामिन के बोलते हैं हम लोग। ब्लड क्लोटिंग कराने वाला कौन है। और दूसरी बात विटामिन के बारे में याद रखिएगा कि ये जो होता है ये वसा घुलनशील है। क्या है, वसा में घुलनशील है। पोटेशियम का, यानी अगर टमाटर में इसका क्या जो है सोर्स ज्यादा पाया जाता है टमाटर खाने से। ठीक है, पोटेशियम। स्टोन वाले जो जिनको किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को इससे बचाया जाता है, इसके सीड से बचाया जाता है। टमाटर का जो सीड होता है उससे बचाया जाता है, ताकि ये पोटेशियम का लेवल उसमें ज़्यादा होता है और जिसमें स्टोन हो जाता है वो स्टोन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं।
बल ऑब्लिक त्वरण क्या है? तो देखिए बल ऑब्लिक त्वरण, सबसे पहले आप जानिए कि बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, आपसे यहां पूछा क्या? बल, इसको बोलते हैं आप बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक, तो अब यहां पे आपको क्या, बल बटे त्वरण, त्वरण को यहां ले आइए, त्वरण को यहां ले आइए, तो बच क्या जाएगा आपका? बच जाएगा सिर्फ द्रव्यमान। इसका मतलब क्या? बल बटे त्वरण क्या देगा? इसी को लिखा हुआ उस तरह से, बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण क्या दिया? द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान दिया। ठीक है, चलिए द्रव्यमान दिया, आए बात समझ में? चलिए, द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। ये भी मैं बता दूं आपको, दाब, प्रेशर, प्रेशर भी अदिश राशि है। संवेग आपका सदिश राशि है। गति, गति जिसको हम लोग कहेंगे, देखिए एक होता वेग और एक होता गति। तो गति अगर सिर्फ सिर्फ बात किया गति का, सिर्फ बात किया गति का, इसका मतलब ये चाल है, और चाल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह जो द्रव्यमान होता है, कहीं भी चले जाइए व्यक्ति का द्रव्यमान बदलता नहीं है। अगर यहाँ जितना है वहीं आप कहीं भी चले जाइए, धरती के जिस सतह पे चले जाइए, आपका द्रव्यमान स्थिर ही रहेगा, बदलेगा नहीं, चाहे स्थान बदल जाए। ठीक है, द्रव्यमान और भार में मैं बता दूं कि भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान को M से। इसका जो SI मात्रक होता है न्यूटन होता है, इसको कहते हैं हम लोग भार, इंग्लिश में कहेंगे वेट, और ये है द्रव्यमान, इसका जो SI मात्रक होता है kg होता है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या द्रव्यमान और भार बराबर है, नहीं, द्रव्यमान जो है एक क्वांटिटी का मास, अपना एक क्या होता है क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी का उसका अपना एक्चुअल वैल्यू होता है, और क्या कहते हैं भार जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट उत्पन्न किए गए बल का इकाई होता है, उसे हम लोग भार कहते हैं, वेट कहते हैं। ये याद रखिएगा, दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है? अपोजिट है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, मतलब अपोजिट का, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। भार और वजन एक समान नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, कहीं चले जाइए, बट भार क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि वेट जो होता है, वेट बराबर होता है W बराबर mg होता है। और आपको पता है कि मास तो फिक्स रहने वाला है, मास किसी भी वैल्यू का, यानी किसी भी चीज का बदलता नहीं है, बदलेगा किसमें? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन में। बदलाव किस में होगा? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन में होगा। और हर जगह, यानी कहीं जी का मान अलग है, कहीं जी का मान अलग है, तो इसका मतलब वेट का भी मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम क्या है? गति का तीसरा नियम हमने बताया था पहला नियम, ये याद रखिए, गति का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला नियम जो है, गति का पहला नियम कहता है बल की परिभाषा। क्या कहता है? बल की परिभाषा बताता है। और दूसरी नियम जो है बल की दूसरी, गति की दूसरी नियम क्या कहता है? गति का दूसरा नियम बल का सूत्र देता है, बल का सूत्र देता है, ये याद रखिएगा। और गति का तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम, पहला है, दूसरा है और तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम अपोजिट एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब जितना लगाइएगा उतना ही प्रतिक्रिया पाइएगा। और यहीं से आया था संवेग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आया था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद रखिएगा। यानी न्यूटन के तृतीय नियम से क्या आया था? संवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। पहला नियम से बल की परिभाषा, दूसरा से बल का फॉर्मूला, और तीसरा से यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग की संरक्षण। ठीक है, आया आंसर क्या हो जाएगा इसका? संवेग द करेक्ट आंसर, यानी 23 का C नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। न्यूटन के गति का नियम प्रकाशन जो है वर्ष किस वर्ष हुआ है? ये इतिहास पूछता तो नहीं है ऐसे, लेकिन किसी एग्जाम में नजर पड़ गई है मुझे, तो हम इसको देख लिए हैं। 1687 में पब्लिश किया गया। कितना? 1687 में न्यूटन के नियम पब्लिश किए गए। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान को देखो, द्रव्यमान को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण को A से। तो अभी हमने बताया F बराबर होता है M इंटू A। M क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। A क्या है? त्वरण है।
ये क्या है, त्वरण है, इसी को हम लोग एफ कहते हैं, बल कहते हैं। यानी बल जो हो गया, क्या हो गया हमारा, बल बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये होगा हमारा, यानी बल द्रव्यमान इंटू त्वरण का वैल्यू क्या देगा हमारा, बल देगा। बल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। मतलब एक आदमी है, यहाँ पे आदमी, इसका वजन है 70 केजी, ये पुशअप करता है, इसको धक्का देता है कितना न्यूटन से, 50 न्यूटन से। तो अब कह रहा तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है, दूसरे व्यक्ति यानी इसको कितने बल से धकेला है, पुशअप किया। था हमने बताया अभी कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अगर ये 50 न्यूटन से दिया है तो दूसरा भी क्या देगा, ये इधर गया 50 न्यूटन से, टच किया 50 न्यूटन से, तो ये भी किसको कितना से करेगा, 50 न्यूटन से ही करेगा। 50 न्यूटन ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं है, तो इसी को काट कर लीजिए 50 न्यूटन। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। अब बताइए बल का फॉर्मूला क्या हो गया, बल का फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल ही पूछ रहा है, मास द्रव्यमान तो दिया हुआ है, त्वरण भी दिया हुआ है, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, यही है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स देगा हमारा, इक्वल टू फोर्स हो जाएगा बल। चलिए 27 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए अब सबसे पहले जब फिजिक्स का बनाने जाइएगा तो उसमें डेटा गिवन क्या क्या है उसको लिखिएगा जरूर। मगर ये जो यूनिट है किसका यूनिट है, मोमेंटम का है। मोमेंटम का मतलब संवेग का यूनिट है। पी दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है, पी यानी संवेग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। संवेग दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत। टाइम दे दिया आपका, टाइम कितना दिया है, 0.02 सेकेंड। पूछ क्या रहा आपसे, तब वस्तु पे कार्य कर रहा बल है, वस्तु पे कार्य कर रहा बल है, तो यानी बल पूछ रहा है। एफ बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एम ए, क्या होता है एम ए। और आप जानते हैं ए बराबर एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर होता क्या, वी बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम। तो अब देखिए एम इंटू ए की जगह क्या लिख दीजिए, इसको पुट कर दीजिए वी बाई टी, और ये हो गया एम बी को हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम, अब बाई टी। मोमेंटम आपका दिया हुआ, ये संवेग है, एम बी क्या है आपका संवेग है। संवेग कितना दे रखा है, संवेग दे दिया आपका 10 केजी मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया आपका 0.02 क्या 0.02 सेकेंड ना। चलिए ठीक है, आई बात समझ में। अब इस सेकेंड को ऊपर भेजिएगा तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 10 इंटू डिसिमल हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी सेकेंड -2 हो जाएगा। ये सेकेंड ऊपर भी जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस सेकेंड क्या हो जाएगा, -2 सेकेंड पर हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। इसका मतलब कितना हो गया, एफ जो हो गया हमारा, एफ जो हो गया 500 न्यूटन के बराबर हो गया। कितना हो गया 500 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 500 न्यूटन है क्या, 500 न्यूटन इज द सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तो समझ में आया होगा, तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 28, ये हो गया। चलिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना, यानी धक्का देना या खींचना, पुश या पुल, ये बल की परिभाषा है। क्या है, बल की परिभाषा। तो क्या कहलाता है, यानी किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बल कहते हैं। आइए अगला प्रश्न पे। संवेग है, संवेग को हम लोग कहते हैं मोमेंटम पी। संवेग को यानी लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा संवेग, और संवेग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, संवेग हो रहा होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अब हिंदी में लिखिए इसको द्रव्यमान इंटू वेग। देख लीजिए किस में है ये,
द्रव्यमान इंटू वेग, किसमें द्रव्यमान इंटू, ये आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर। संवेग के बारे में याद रखिएगा कि संवेग यूनिट, सबसे पहले इसका रखिए यूनिट, क्योंकि बच्चा फंस जाता है यूनिट में। संवेग का यूनिट क्या होगा, मास का, किसमें ऐसा, मास का ऐसा मात्रा क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिखिए केजी मीटर पर सेकेंड। नो डाउट, आई बात समझ में। संवेग के बारे में एक बात और याद रखिए कि संवेग जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब अदिश राशि होता है। एक पॉइंट और याद रखिए कि न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग का परिभाषा दिया गया था, संवेग आया है, न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग आया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए तो 30 क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। बने रहिए, कभी भी मजबूरी को मत कोसिए, क्योंकि हम लोग का तहरीक जो है, हम लोग का तहरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही को ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। गरीब समस्याएं और बाधाएं नहीं बनती है, गरीब ही इतिहास रचता है। यूट्यूब पे आपके पास जा रहा है ज्ञान घर की तरफ से वीडियो, जो क्वेश्चन जा रहा है उसको सरलता से और धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ बिल्कुल देखिए, ये आपका कंसेप्ट बूस्टअप होगा और पूछे गए एग्जाम में प्रश्न को हल करेंगे और आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच।